हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। तो आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो आरबीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं पिछले 6 महीने के, ये वीडियो उसके बारे में है। ये भी दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया गया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप बाकी के भी करंट बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो, स्टैटिक बैंकिंग के वीडियो, कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम पे तो वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली बैंक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो हैं टी रविशंकर। ये पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं, टी रविशंकर। तो बीपी कानूंगो के रिटायर होने के बाद ये चौथे, मतलब रिसेंटली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, टी रविशंकर। जो बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर कौन हैं? एम राजेश्वर राव, माइकल देव पात्रा, महेश कुमार जैन, और चौथे टी रविशंकर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई में। दूसरा है, विच बैंक वॉज रिसेंटली एक्सक्लूडेड बाई आरबीआई फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो किस बैंक को अभी आरबीआई ने सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से हटाया है? वो है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक जिसका अधिग्रहण हो गया था डीबीएस बैंक के द्वारा लास्ट ईयर 2020 में ही, अंडर सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। डीबीएस बैंक क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जो कि इंडिया में ऑपरेटेड है। और लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर का है चेन्नई में। और इसके सीईओ कौन है? सुब्रमण्यन सुंदर। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इन मई आरबीआई मैंडेटेड पीपीआई इंटरपोर्टेबिलिटी, मतलब इसमें चेंज किया गया था रूल। पीपीआई क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो आपका कार्ड्स होता है, ई वॉलेट्स होता है, उसमें कुछ मैंडेटेड चेंज किया गया था आरबीआई के द्वारा। अंडर सेक्शन 18 ऑल जितने भी लाइसेंस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हैं मोबाइल वॉलेट से, उसमें इंटरपोर्टेबिलिटी अब शुरुआत हो जाएगा मार्च 2021 से, 31 मार्च 2022 से। तो इसका जो एक ड्यू डेट है, मतलब कि इंटरपोर्टेबिलिटी क्या होता है? आप एक यूपीआई से, एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे मोबाइल वॉलेट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे पेटीएम से आप फ़ोनपे में पैसे भेज सकते हैं, मोबीक्विक से आप फ़ोनपे में पैसे भिजवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो ये जो इंटरपोर्टेबिलिटी है, ठीक है, तो इसका जो डेट तय किया गया आरबीआई के द्वारा, ये 31 मार्च 2022 से। मतलब कि कस्टमर कैन यूज़ देयर पीपीआई एट एनी पेमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट, किसी भी पेमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट पर इसको, या फिर पीओएस पे किसी भी पीपीआई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो इंटरपोर्टेबिलिटी डेट तय किया गया ये है 31 मार्च 2022। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा फुल केवाईसी पीपीआई में, यानी नो योर कस्टमर्स, जो वेरीफाइड पीपीआई रहेंगे किसी भी कस्टमर का, उसमें जो अमाउंट रख सकते हैं उसमें बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा, 2 लाख कर दिया गया है। 1 लाख से 2 लाख अब इसका मैक्सिमम लिमिट कर दिया गया। तीसरा जो पॉइंट है, आरबीआई परमिटेड कैश विड्रॉवल फॉर्म फुल केवाईसी पीपीआई इशूड बाय नॉन बैंक पीपीआई यूजर्स, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2000 पर ट्रांजेक्शन। मतलब एक बार में 2000 का कैश विड्रॉवल हो सकता है फुल केवाईसी पीपीआई से। और जो एक महीने में वो रहेगा, ओवरऑल लिमिट रहेगा, वो रहेगा 10,000। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि पीपीआई इंटरपोर्टेबिलिटी कब से लागू होगा? 31 मार्च 2022 से। चौथा पॉइंट है, आरबीआई अपॉइंटेड हुम एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई हु विल बी इन चार्ज ऑफ एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। वो है जोस जे कट्टूर। In May 2021, RBI approved the transfer of its surplus money of rupees 99,122 करोड़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ का सरप्लस मनी अप्रूव किया आरबीआई के द्वारा। और अमाउंट इन आरबीआई सरप्लस ड्यूरिंग किस अवधि का ये सरप्लस मनी है? जुलाई 2020 से मार्च 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो अवधि ली गई है, ये टोटल 9 मंथ्स का लिया गया है, क्योंकि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर फिर शुरू हो जाता है। तो जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का जो भी सरप्लस मनी है वो रहा 99,122 करोड़, वो केंद्र सरकार को आरबीआई ने दिया है ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस मनी। और जो करंट सरप्लस है, ये 50% ज़्यादा है पिछले बार जितना दिया था आरबीआई ने, 57,128 करोड़ से ज़्यादा। द ट्रांसफर अप्रूव्ड इन द अकाउंटिंग ईयर 2019 टू 2020 एंड फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 9 मंथ। टोटल 9 महीने का ये अकाउंटिंग पीरियड था। हु वॉज अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब? राजेश बंसल इज़ द न्यू सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। फिर बात करते हैं, अंडर सेक्शन 10(1) एंड 11(1) ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, आरबीआई हैज़ फिक्स द लिमिट ऑफ एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड एसडीएल स्पेशल ड्राइंग लिमिट अनचेंज्ड। इसका क्या परसेंटेज अनचेंज रखा है? 6% एंड 2%।
मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये रहेगा परसेंटेज, वो रहेगा लिमिट रहेगा 6%, और SDL स्पेशल ड्राइंग लिमिट उसका परसेंटेज रहेगा 2%। फिर बात करते हैं, द सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियस क्रॉस GDP फॉर फिजिकल ईयर 2022, यानी वित्त वर्ष 2022 के लिए क्या GDP प्रेडिक्ट किया गया है MPC की रिपोर्ट के द्वारा, ये रहा था 9.5%। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट में ये प्रेडिक्ट किया गया था GDP फॉर फिजिकल ईयर 2022 9.5%। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, द न्यू मॉडिफिकेशन बाय RBI फॉर अलाउइंग बैंक टू रेज चार्जेस फॉर ATM विड्रॉवल्स, ये कब से लागू होगा? 1 अगस्त 2021 से। मतलब कि अब बात करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM headed by Vijay Kannan, RBI has made certain modification over the ATM interchange fee और फी ट्रांजेक्शन और कस्टमर चार्जेस में। मतलब कि आप अगर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चार्जेस अब लगेगा ये 17 रुपये लगेगा, पहले था 15 रुपये। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जैसे पासबुक बैलेंस इंक्वायरी, पासबुक, या फिर जो POS पे आप पासबुक अपडेट करते हैं, या और भी जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसमें कितना आप लगेगा? 5 रुपये के पहले रखते थे, अब 6 रुपये ये लगा जाएगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जो कस्टमर अपने जिस बैंक खाते का ATM है, उससे बस महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और मेट्रो सिटीज़ में ये बस 3 बार किया जा सकता है और 5 बार किया जा सकता है नॉन मेट्रो सिटी में। मतलब कि दूसरे बैंक के ATM से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें फिर चार्जेस कितना लगेगा? 21 रुपये। 21 रुपये, पहले ये 20 था, तो अगर 5 ट्रांजेक्शन ज़्यादा आप कर लेते हैं नॉन मेट्रो सिटी में तो उसमें 21 रुपये आपको चार्ज लगेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है ये है कि ATM पे विड्रॉवल चार्जेस कब से लागू होगा? वो 1 अगस्त 2021, और 15 रुपये के बजाय अब 17 रुपये लगेंगे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, और 6 रुपये नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। और बियॉन्ड द फ्री लिमिट ATM से अगर आप करते हैं 5 बार से ज़्यादा, तो उसमें अब 21 रुपये लगेंगे पर ट्रांजेक्शन। RBI granted approval of CFSL सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड टू टेक ओवर विच बैंक, किस बैंक के अधिग्रहण के लिए अप्रूवल किया? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को। 11वां पॉइंट है, RBI परमिटेड मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज। तो अभी तक मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जो था भारत बिल पेमेंट सिस्टम में रिकरिंग पेमेंट में नहीं आता था, ठीक है, एंड एज एन एडिशनल बिलर कैटेगरी अंडर BBPS। BBPS क्या है कि मतलब एक ऐसा अम्ब्रेला है जो कि बैंकिंग सर्विस, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट सभी को मैनेज करता है, और NPCI के द्वारा ये ओन किया जाता है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। तो अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज को भी अब एडिशनल बिलर के कैटेगरी में ऐड किया गया अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये किसको परमिट किया? बाय RBI। BBPS इज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिपीटेटिव बिल पेमेंट एंड कवर रिकरिंग बिल्स इन 5 सेगमेंट, जैसे DTH हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, टेलीकॉम हो गया और वाटर हो गया। इन 5 सर्विसेज के लिए BBPS काम करता है रिकरिंग बिल पेमेंट के लिए। अगला पॉइंट है, एज पर RBI स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट द रैंक ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर इज सेकेंड रैंक। मतलब कि जो भी केंद्रीय बैंक है जितने भी देश के, वो जो सरप्लस ट्रांसफ़र करते हैं सरकार को, उसमें रैंकिंग क्या है भारत की? दूसरी रैंक पर है। पहले पे है टर्की, मतलब टर्की का जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे ज़्यादा सरप्लस ट्रांसफ़र करता है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे ज़्यादा सरप्लस ट्रांसफ़र करता है अपने सरकार को। और इसमें यह भी पॉइंट है कि RBI हैज़ ट्रांसफर्ड 0.44% ऑफ GDP टू द गवर्नमेंट इन फिजिकल ईयर 2021, यानी वित्त वर्ष 2021 में RBI ने GDP का 0.44% ट्रांसफ़र किया है सरकार को। अगला पॉइंट देखते हैं, एज पर RBI डेटा फॉरेक्स रिजर्व इन फिजिकल ईयर 21 इंक्रीज बाई। जो फॉरेक्स रिजर्व है वित्त वर्ष 2021 में, इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुआ $99.2 बिलियन। मेन यही है, पूछा जाएगा आपसे ऑप्शंस में देके कि कितना फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हुआ है 2021 वित्त वर्ष 2021 में, तो इसका आंसर आप क्या टिक करोगे? $99.2 बिलियन। ऑन जून 30, 2021 RBI रिलीज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 एंड 21 रिपोर्टेड एंड इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व्स इन नॉमिनल टर्म्स। तो फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है एज पर द रिपोर्ट ऑफ RBI। RBI released the 23rd issue of biannual financial stability report FSR। इसके अनुसार RBI ने प्रेडिक्ट किया कि जो GNPA होगा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें कितने की बढ़ोतरी होगी मार्च 2022 तक? तो ये होगा 9.8%। तो एज पर RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बैंक्स GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में राइज टू, में मतलब ये प्रेडिक्टेबल है 9.8%
बाय मार्च 2022। अगला पॉइंट बात करते हैं, आरबीआई एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स टिल विच डेट। तो ये है ड्यू डेट है 30 सितंबर 2021। देखिए डेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो टारगेट डेट है या फिर कोई थ्रेशोल्ड डेट है तो वो कब वो लागू किया जाएगा। तो आरबीआई एक्सटेंड द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स टिल 30 सितंबर 2021। अगला पॉइंट है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर्स इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई इशूड गाइडलाइंस फॉर एन एज लिमिट 35 ईयर्स टू 70 ईयर्स। मतलब कि जो मिनिमम उनका एज होना चाहिए 35 ईयर्स और जो रिटायरमेंट एज होगा वो होगा 70 ईयर्स। तो 35 ईयर्स टू 70 ईयर्स हैज़ द एज बेंचमार्क फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। 17वां पॉइंट है, फॉर विच सेक्टर आरबीआई लॉन्च्ड 54th राउंड ऑफ क्वार्टरली सर्वे ओबिकस ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये जो क्वार्टरली सर्वे है ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया 54th राउंड ऑफ क्वार्टरली सर्वे ओबिकस ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगला पॉइंट है, आरबीआई इशूड गाइडलाइंस टू बैंक फॉर स्मूथर ट्रांजिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट लिबोर। लिबोर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। मतलब लिबोर से ट्रांसफ़र करके दूसरे रेट पे कब जाने का तय किया है सभी बैंकों का, वो है 31 दिसंबर 2021। यानी 31 दिसंबर 2021 से लिबोर को छोड़ के दूसरा जो भी रेफरेंस रेट है बैंक उसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये एक लिबोर क्या है? ये ग्लोबल बैंक से जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। तो एक इंटरेस्ट रेट है लेन देन के लिए, ग्लोबल बैंक से लेन देन के लिए, जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया या फिर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए ये एक इंटरेस्ट रेट है, इसी को कहा जाता है लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो इसको छोड़ के दूसरा जो भी रेफरेंस रेट चुनना है बैंकों को, वो उसका डेट तय किया गया है 31 दिसंबर 2021। इसमें और भी पॉइंट है, आरबीआई हैज़ ऑल्सो एडवाइज बैंक टू स्टॉप यूजिंग मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइंग रेट MIFOR। ये भी लिबोर से रेफरेंस संबंधित है। और भी क्या है, SOFR क्या कहलाता है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फिनिशिंग रेट और स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट सोनिया। दीज आर द टू पॉपुलर अल्टरनेटिव्स ऑफ लिबोर। तो मतलब लिबोर को छोड़ के ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं बैंक, SOFR और SONIA, इन दोनों को। और ये कब से डेट रखा गया आरबीआई के द्वारा? 31 दिसंबर 2021। अगला पॉइंट है, आरबीआई इशूड 10 ईयर G-Sec एट हायर यील्ड कट ऑफ पर एनम। अभी रिसेंटली आरबीआई ने 10 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किया है और इसका जो कट ऑफ यील्ड है परसेंटेज रेट, ये क्या तय किया गया आरबीआई के द्वारा? 6.10% और मेच्योरिटी इसकी रखी गई है 2031 में। अगला पॉइंट है, आरबीआई इंट्रोड्यूस आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय इंडिविजुअल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर जो होंगे वो आरबीआई में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो उसके लिए एक फैसिलिटी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। रिटेल डायरेक्ट ग्लिट अकाउंट के द्वारा जो अकाउंट रहेगा वो क्या कहलाएगा? रिटेल डायरेक्ट ग्लिट अकाउंट। और जो भी G-Sec इसमें कवर्ड होंगे वो होंगे ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज़, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स। ये सारे कवर होंगे फॉरेन इंडिविजुअल्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। अगला पॉइंट है, आरबीआई एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन ऑफ ATM कैसेट स्वैप फॉर बैंक टिल विच डेट। अब देखिए फिर डेट से क्वेश्चन आ गया, मतलब पॉइंट 1 मार्च 2022। मतलब कि जो एक लॉकेबल कैसेट जिसमें कि कैश रखा जाता है, ATM में जब कैश खाली हो जाता है तो उसमें आपने देखा होगा, नहीं वो देखने नहीं देते बट आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। तो उसमें एक जिसमें कैश रखा जाता है कैश खत्म होने के बाद, तो वो कहलाता है कैश ATM कैसेट स्वैप। कैसेट स्वैप में कैश रखा जाता है, तो उसको लॉकेबल कैसेट के लिए, मतलब फ्रॉडलेंट से और ATM फ्रॉड जो होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उन सब से बचने के लिए और मोर सिक्योरिटी के लिए लॉकेबल कैसेट्स को अलाउ किया सभी बैंकों को। वो डेट तय किया गया आरबीआई के द्वारा 1 मार्च 2022। तो आरबीआई एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन फॉर बैंक टू यूज ओनली लॉकेबल कैसेट्स विच कुड बी स्वैप्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिप्लेनिशमेंट इन ATM टिल मार्च 2022। कैश रिप्लेनिशमेंट मतलब कि कैश जो रखा जाता है कैसेट्स में। RBI restricted which payment operator from onboarding new customer card holders due to the non-compliance with the direction on storage of payment system data। तो ये होगा मास्टर कार्ड। तो अभी कुछ ही दिनों पहले जुलाई में ही मास्टर कार्ड पे प्रतिबंध लगाया था कि वो अभी फ़िलहाल नए कस्टमर्स को या फिर नए बैंक कस्टमर्स को नया कार्ड नहीं दे, न्यू इशू नहीं करे कार्ड को। तो वो मास्टर कार्ड को अभी पाबंदी लगाई है RBI ने। अगला पॉइंट है, एज पर RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ मार्च 21,
इंडिया विटनेस परसेंटेज इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है, ये हो 30.2%। तो जो इसका बेस पीरियड लिया गया था वह 2018 लिया गया था और मार्च 2020 में 207.84 था, 207.84 था और मार्च 2021 में था ये 270.59। तो इसमें इतने की बढ़ोतरी हुई है 30.2% की। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ मार्च 21, तो इंडिया विटनेस परसेंटेज इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट 30.2%। अब बात कर लेते हैं जो अभी अपडेटेड पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेशियो है। तो पॉलिसी रेट, रेपो रेट क्या है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, बैंक रेट 4.25%। रिजर्व रेशियो में CRR कैश रिजर्व रेशियो ये है 4% और SLR स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। तो ये था रिसेंट बैंक रेट्स और रिजर्व रेशियो रेट्स। तो RBI न्यूज़ लास्ट 6 मंथ का ये दूसरा पार्ट था ये वीडियो। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा एक बार आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि RBI से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो मेन कीवर्ड्स है हर पॉइंट्स के उसे आप ज़रूर याद रखिए, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस हर मंथ के अपलोड होते हैं। प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारे वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक